कुमार भित्त के इस क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो EMS थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार राय, PG डिपार्टमेंट ऑफ कुमार भित्त, आज आप लोगों को एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बताऊंगा। हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो हर अभिभावक का ये जिज्ञासा होती है कि उसे किस संतान की उत्पत्ति हुई। डिलीवरी कराने के पश्चात गायनेकोलॉजिस्ट न्यू बॉर्न बेबी को पीडियाट्रिशियन को सौंप देती है कि आप इसका परीक्षण करें। परीक्षण करने के पश्चात यदि किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी समुचित चिकित्सा की जाती है। यदि सामान्य होता है तो उसको अन्य कर्म के लिए सिस्टर को दे दिया जाता है। क्यों बाहर चिकित्सक निकलता है तो अभिभावक यही क्वेश्चन पहले पुटअप करता है कि मेरा शिशु जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और कौन पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, जेंडर कौन सा है। इसलिए न्यू बॉर्न का एग्जामिनेशन करने की क्या आवश्यकता है इस संबंध में, टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग सच एज कंजेनाइटल एनॉमलीज और बर्थ इंजुरी। प्रसव के समय में अनेक प्रकार की इंजरी होती है, सिफेलोहेमेटोमा आदि प्रकार की, तो उसका परीक्षण करते हैं। यदि इफ बेबी seems abnormal, should be admitted to neonatal intensive care unit. Third, confirmation of infant's gender to inform to the parents. If there is any doubt, inform to parent that further evolution is needed for the gender confirmation. ये इन चीजों के लिए शिशु का एग्जामिनेशन करना आवश्यक है। अब आयुर्वेद में न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन के संबंध में क्या क्या वर्णन मिलता है, इसके संबंध में इसका ज्ञान कराया जाएगा। इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज बीन आल्सो डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, सिस्टमेटिक but no separate chapter is devoted on making diagnosis of the neonatal disorder. यद्यपि नवजात परीक्षा के लिए बृहत्त्रयी लघुत्रयी में स्थान स्थान पर आचार्यों ने वर्णन किया है, लेकिन कोई सेपरेट अध्याय उन्होंने नहीं लिखा है। इसके बारे में यह बताया जाए कि ये न्यूनेटल डिसऑर्डर होते हैं। इन आचार्य संहिता, शारीर स्थान 8, काश्यप संहिता सूत्र स्थान 28, अष्टांग संग्रह उत्तर 1, अष्टांग हृदय 5, and some description of the newborn about span of the life, feature of the long life, etc. has been mentioned. On the basis of these features, when they can diagnose the life span of any child and may expect the onset of disease in the further up to some extent. इन काश्यप संहिता में, चरक संहिता में, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में स्थान स्थान पर नवजात शिशु की आयु परीक्षा का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर चिकित्सक यह विनिश्चय करता है कि जो नवजात शिशु है
वो दीर्घायु होगा या मध्यम आयु होगा कि अल्पायु होगा, उसको भविष्य में किसी प्रकार की व्याधि होगी या स्वस्थ होगा। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में आयु परीक्षा के बारे में विधिवत वर्णन किया है। इन आचार संहिता इट इज क्लियरली मेंशन दैट टू नो द longevity of a child, detailed examination of the all the major and minor body parts, their proportionate measurement with finger width of the child, his voice, physiological activity, that is sucking of milk, urination, defecation, sleep, cry, smile, etc. should be done. According to Acharya Charak, children of the following feature have long life. आचार्य चरक के अनुसार नवजात शिशु में नामकरण के पश्चात आयु परीक्षा करनी चाहिए। इनमें दो प्रकार के लक्षण मिलते हैं, एक प्रशस्त लक्षण मिलते हैं, एक अप्रशस्त लक्षण मिलते हैं। प्रशस्त लक्षण के आधार पर बालक की दीर्घ जीविता का पता लगता है और अप्रशस्त लक्षण के आधार पर व्याधि का पता लगता है। सिर से लेके पैर तक जितने भी अंग हैं उनका परीक्षण करके आचार्य चरक ने इसका विधिवत वर्णन किया है। प्रथम ईयर्स, सिर में बाल के संबंध में आचार्य चरक कहते हैं एक एकजा मृदुल्पा स्निग्धा सुबद्ध मूला कृष्णा केशः प्रशस्यन्ते। केश कौन प्रशस्त है? वन हेयर हैज वन हेयर फॉलिकल, एक मूल वाला। सॉफ्ट मुलायम, लेस इन नंबर, संख्या में कम रहे, शाइनिंग चमकदार रहे, वेल रूटेड रूट दृढ़ रहे और ब्लैक कलर का हेयर वो सामान्य होता है या प्रशस्त माना गया है। हेड एंड फोरहेड, सिर एवं ललाट के संबंध में आचार्य चरक कहते हैं प्रकृत्या अति संपन्नम ईशत प्रमाणातिवृत्तम अनुरूपम आतपन्नोपनम शिरः व्यूढ़म दृढ़म समम सुश्लिष्ट शंख संध्यूर्ध्व व्यंजन संपन्नम उपचितम बलीभम अर्धचंद्राकृति ललाटम। सिर कैसा होना चाहिए? स्लाइटली लार्ज इन साइज, राउंडेड बट प्रोपोर्शनली टू द बॉडी, अम्ब्रेला शेप्ड हेड इज नॉर्मल। फोरहेड कैसा होना चाहिए? वाइड एंड वेल डेवलप्ड, स्ट्रांग स्मूथ, वेल डिफाइंड शंख जॉइंट्स, अपवर्ड डायरेक्टेड हेयर, heaved up, hanging, well defined lining and semi-lunar forehead is excellent. जो सिर प्राकृतिक आकृति से युक्त हो, कुछ प्रमाणों से बड़ा हो लेकिन देह के अनुसार ही बड़ा हो, छाता के सदृश उतार चढ़ाव वाला हो, वह सिर श्रेष्ठ माना जाता है। ललाट जो चौड़ा हो, दृढ़ हो, सम सुविभक्त हो, संघाष्टी की संधियां सुश्लिष्ट हो, ऊर्ध्व व्यंजन, ललाट में ऊर्ध्वाकार रेखाएं उभरी हुई हो, उससे युक्त हो, मांसल हो, ललाट में बली हो तथा ललाट अर्धचंद्राकृति हो, उसी को हम श्रेष्ठ ललाट कहते हैं। हम देखते हैं जब सिजेरियन ऑपरेशन करने के बाद में शिशु का जन्म कराते हैं तो उस समय शिशु का सिर का आकार इस प्रकार मिलता है। Head may be asymmetric or molded. After LSCS, the shape of the head is round
and symmetry. Suture may be separated and overriding after delivery. Anterior foot only size is variable. If it is tense without tying, suggest increased intracranial pressure. May be due to meningitis or many other causes. यदि ये लक्षण पाए जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेनिंजाइटिस के कारण ये स्थिति हो सकती है। अब थर्ड, त्वचा स्किन। बालक शिशु की स्किन त्वचा कैसी होनी चाहिए? स्थिरा, बहला त्वक, ये प्रकृत्या अति संपन्नम ईसत। स्थिर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहल ठीक मोटी त्वचा होनी चाहिए। ये शिशु की त्वचा का सामान्य लक्षण है। इस त्वचा को देख करके हम शिशु की दीर्घायु का पता लगाते हैं। फिफ्थ, ईयर, कान शिशु की कैसी होनी चाहिए? बहुलो, विपुल, समपीठौ, समौ, नीचे, वृद्धौ, पृष्ठतो, अनुमतौ, सुश्लिष्ट कर्ण, पुत्रकौ, महाच्छिद्रौ कणौ। Compact or thick, large and smooth dorsal surface, equally downward growth, bow dorsal aspect, well joined, closely adhering कर्णपुत्र, large size auditory orifice are the praiseworthy. कान, दोनों कान स्थूल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, समतल पृष्ठ वाले होने चाहिए, समान रूप से नीचे की ओर बढ़े हुए, पीछे से आगे की ओर झुके हुए, जिसमें कर्णपुत्रिका का बंधन दृढ़ हो, सटा हुआ हो, जिसका कर्ण गह्वर का छिद्र बड़ा हो। इस प्रकार के कर्ण को हम प्रशस्त या सामान्य कर्ण कहते हैं। आईब्रो, भ्रू, शिशु का भ्रू कैसा होना चाहिए? ईषत् प्रलंबिन्या व संगते समे संहते महत्यो भ्रुवो। Slightly hanging down but not come together, equal in size, compact or dense, eyebrow are admirable. भ्रू कुछ नीचे की ओर लटकी हुई हो, आपस में दोनों भवें मिली हुई न हो तथा दोनों भवें समसुगठित तथा लंबायमान हो, ऐसी भ्रू को हम श्रेष्ठ मानते हैं। अब शिशु का नेत्र कैसी होनी चाहिए, उसके क्या प्रशस्त अप्रशस्त के क्या लक्षण है, इसका आचार्य वर्णन करते हुए कहते हैं, समे समाहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलवती तेजसोपपन्ने स्वंगापांगे चक्षुषी। Eyes equal in size, look beautiful in all angles, well defined each eye part, strong visible, which can visualize each major and minor organs, is considerable normal. दोनों आंखें समान आकार की होनी चाहिए, देखने में सुंदर लगनी चाहिए और नेत्र के जो भाग हैं, जो अंग हैं, वो सभी उपस्थित होने चाहिए। कंजक्टिवा, कार्निया सभी उपस्थित होने चाहिए और व्यक्ति उससे अच्छी प्रकार देख सके। विजन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इस प्रकार की नेत्र को हम श्रेष्ठ नेत्र कहते हैं। अब नोज, नासिका कैसी होनी चाहिए? रिजवी महाश्वासो वंश संपन्ने सद अवनत ताम्रा नासिका। नासिका रिजवी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट,
long, able to take breathing, and slightly curved interior part of the nose is considered normal. रिजु सीधी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, जिस नासा से श्वसन क्रिया ठीक प्रकार से संपादित हो रही है, और हल्का सा इंटीरियर पार्ट कर्व होनी चाहिए। ऐसी नासिका को आचार्य चरक ने श्रेष्ठ नासिका माना है। अब शिशु का मुख कैसा होना चाहिए, ओरल कैविटी कैसी होनी चाहिए? बृहत ऋजु सुनिविष्ट दंतम आस्यम। हास्य में दंत समविभक्त हो, लार्ज साइज, स्ट्रेट एंड वेल बिरोड टीथ कंटेनिंग माउथ इज कंसीडर्ड। मुख का आकार बड़ा हो, सीधा हो, से भी दांत दंत विष्ट में सामान्य दूरी पर लगे हों, ऐसे मुख को हम श्रेष्ठ मुख मानते हैं। अब आचार्य चरक ने मुख के साथ में उनमें पाए जाने वाले अंगों का भी वर्णन प्रशस्तता अप्रशस्तता के आधार पर किया है। ऐसे शिशु की जिह्वा कैसी होनी चाहिए? आयाम विस्तारोपपन्ना सलक्षणा तन्वी प्रकृतवर्ण युक्ता जिह्वा। आयाम व्यायाम उपपन्नु, लंबी की जा सके और छोटी की जा सके, बाहर की जा सके, भीतर की जा सके, उसी को हम आयाम व्यायाम कहते हैं। लक्षण शाइनिंग होनी चाहिए, तन्वी पतली होनी चाहिए, और उसका वर्ण प्राकृत होने चाहिए, पिंकिश कलर की, पिंकिश रेड कलर की होनी चाहिए। एडिक्वेट लेंथ एंड विड्थ, स्लीपरी आर शाइनिंग, थीन विथ नॉर्मल टंग कलर which is called pinkish red is normal। इसके साथ ही साथ आचार्य चरक ने जिह्वा के साथ ही साथ मुख गुहा में पाए जाने वाले पैलेट को तालु का भी वर्णन किया है। दो प्रकार के तालु हैं, एक ऊर्ध्व एक अधः। तो शिशु का तालु किस प्रकार होना चाहिए उसका वर्णन करते हुए आचार्य चरक कहते हैं, सलक्षणम युक्तोपचयम उष्णोपपन्नम रक्तम तालु। सलक्ष होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, और युक्तोपचयम उष्णोपपन्नम, तालु हल्का सा गर्म होना चाहिए, एंड कलर जो हो वो रेड कलर का तालु का होना चाहिए। इस तालु को हम श्रेष्ठ मानते हैं। स्लीपरी आर शाइनिंग, gained higher temperature, इसी को उपाचयम आयुर्वेद में कहा गया है, और रेड कलर की होनी चाहिए, या तालु चिकनी होनी चाहिए, उचित रूप में मांसल होनी चाहिए, न ज्यादा उठी हो न ज्यादा गहरी हो, उष्मा युक्त हो। रक्तवर्ण की तालु को का होना श्रेष्ठ माना जाता है। आचार्य चरक ने हर अंग उपांग की एक्टिविटी क्रियाशीलता उसके बनावट के आधार पर उसकी प्रशस्तता अप्रशस्तता का वर्णन किया है। यदि वो प्रशस्त है तो शिशु की आयु बढ़ती है, दीर्घ आयु होता है, वह स्वस्थ रहता है, और यदि अप्रशस्त है तो वो विकार से युक्त होता है और उसकी आयु। जितने भी अवयवों का वर्णन किया गया है, सब जो भी लक्षणों का वर्णन किया गया है, सब वैज्ञानिक रूप से ही श्रेष्ठ हैं। उनके आधार पर ही व्याधियों की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।